गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है जुलाई 27 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। तो इजराइल के अंदर जो है जुडिशियल रिफॉर्म को लेके काफी दिनों से काफी हंगामा चल रहा है और वहां पे काफी लार्ज स्केल प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भैया ये जो हो रहा है इजराइल के अंदर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इंडिया से भी थोड़ा इसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक डिसेंट आर्टिकल है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इससे पहले हम लोगों ने इस टॉपिक को नहीं किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल जब इसको प्रपोज किया गया था तब भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन अभी लोकसभा के अंदर ये पास हो चुका है। तो इस बिल के बारे में बात करेंगे, इसका थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट, इसका थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट, वो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ डेटा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे। अभी भी इंडिया में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हुए हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा बात कर सकते हैं हम लोग नमस्ते स्कीम के बारे में, जो लास्ट ईयर बजट के अंदर लॉन्च की गई थी। उसके अलावा एक छोटा सा एडिटोरियल है, इनकम एंड वेलबींग। ये बताता है आपको कि जो आदमी की हैप्पीनेस होती है, जो उसकी वेलबींग होती है, उसके बीच में और उसकी इनकम के बीच में क्या रिलेशन होता है। यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि भैया जो हैप्पीनेस है, जो वेलबींग है, वो पैसे के साथ रिलेटेड होती है, लेकिन इस आर्टिकल में थोड़ा सा कुछ नए एस्पेक्ट बताने की भी कोशिश की गई है। तो हम लोग जानेंगे इस एडिटोरियल से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये आर्टिकल। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि एक हमारा फाउंडेशन कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, और उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके सारी डिटेल ले सकते हो, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। तो इस फाउंडेशन कोर्स में आपका प्रीलिम्स, मेंस, पूरा जनरल स्टडीज, सीसेट वगैरह सब कुछ आपका कवर होता है। आपको मंथली मैगजीन दी जाती है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, उसके अलावा एडिशनल मटेरियल दिया जाता है, बहुत कुछ है यहाँ पे। मतलब आपकी पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे करवा दी जाती है। और करंट अफेयर के लिए भी हमारा प्रोग्राम चलता है, यू नो वेरी वेल। सैटरडे के दिन हमारी क्लासेस होती हैं करंट अफेयर्स की, जिसमें पूरे हफ्ते का प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से वह करंट अफेयर कवर करवाया जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, कम से कम 2 साल का करंट अफेयर होना बहुत जरूरी है एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो मैं ही उन क्लासेस को लेता हूँ। ये स्कैन आप कोड को स्कैन कर सकते हो, क्यूआर कोड को, और अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, एक बार ब्रीफली ना देख लेते हैं फ्रंट पेज में क्या है आज। देखिए, टॉपिक हम लोगों ने कल भी किया था, है ना। नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट एडमिटेड इन द लोकसभा। तो कौन एडमिट करता है, ये हम लोगों ने कल बात किया था इसके बारे में। जो हमारा रूल 198 है बेसिकली, उसके अंदर जो अपोजिशन के जो लीडर्स होते हैं, वो स्पीकर साहब के सामने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को प्रपोज करते हैं, और ये तब होता है जब कम से कम 50 लोग उसको सपोर्ट करते हैं, 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ओम बिरला जी ने फाइनली उसको जो एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि स्पीकर के पास ये पावर होती है उस मोशन को एक्सेप्ट करने की। अब उसके ऊपर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, फिर वोटिंग होगा। और नो नो ट्रस्ट मोशन में अगर सरकार हार जाती है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सरकार पहले से मेजोरिटी में है। बट यू नो के नो ट्रस्ट मोशन क्यों होता है, बेसिकली सिंबॉलिकल है। सरकार के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश की गई है, और जो मणिपुर के अंदर हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश की गई है। तो ये तो हम लोगों ने कल किया था, तो इसको हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। साइटिंग एफएटीएफ, सेंटर अर्जेस सुप्रीम कोर्ट टू लेट मिश्रा कंटिन्यू एज द ईडी चीफ। तो भैया हमारे जो ईडी चीफ हैं, इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी पहले भी हो गई थी। तो संजय कुमार जो मिश्रा जी हैं, इनको सरकार ने 3 बार एक्सटेंशन दे दिया है। मतलब इनका जो टेन्योर है, उसके बावजूद भी इनको 3 बार दे दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ये तो गलत है, ये तो लॉ का मिसयूज हो रहा है। तो 31 जुलाई तक का टाइम दिया गया था इनको ऑफिस खाली करने का, कि भैया बहुत हो चुका। हालांकि इनका जो टेन्योर है वो नवंबर तक है एज पर गवर्नमेंट, लेकिन सरकार ने कहा कि भैया नवंबर तो बहुत दूर है, आपको 31 जुलाई तक का समय दिया जाता है। और ये समय इसलिए दिया गया ताकि इस बीच में सरकार उनके लिए रिप्लेसमेंट ढूंढ ले, इसलिए समय दिया गया था। लेकिन सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि साहब, इनको थोड़ा सा कंटिन्यू रहने दीजिए, कम से कम अक्टूबर तक कंटिन्यू करने दीजिए। क्योंकि इस समय क्या चल रहा है, एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक इवैल्यूएशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें इंडिया का जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, वो भी पार्टिसिपेट करता है। तो उन्होंने कहा कि साहब, जब तक ये चलता है तो उनको कंटिन्यू रहने दीजिए। बेसिकली सरकार का एक तरीका हो सकता है उनके टेन्योर को आगे बढ़ाने का। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आई होप आपको पहले से पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये कंटेंट मैं आपको वैसे पहले काफी पहले दे चुका हूँ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बेसिकली क्या है, ये एक 37
कंट्रीज का एक ग्रुप है, राइट? और ये ग्रुप ना काफी पहले बनाया गया था 1989 के अंदर G7 कंट्रीज के द्वारा इसको बनाया गया था। उस समय इसका जो पर्पस हुआ करता था वो होता था मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना, लेकिन बाद में इसमें टेररिस्ट फंडिंग वगैरह को भी जोड़ दिया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर पड़ता है। इंडिया इसका मेंबर बन गया था 2010 के अंदर, ठीक है, 34th मेंबर था। और इंडिया ऑब्जर्वर बना था 2006 के अंदर। एफएटीएफ दो तरह की लिस्ट इशू करता है वैसे तो, एक को बोलते हैं ग्रे लिस्ट और एक को बोलते हैं ब्लैक लिस्ट, ठीक है। ब्लैक लिस्ट के अंदर वो कंट्री होती हैं जो कि टेररिज्म को फंडिंग करती हैं, बेसिकली डायरेक्ट फंडिंग करती हैं और अपने रिसोर्सेज की एक्सेस प्रोवाइड नहीं करवाती हैं, वो ब्लैक लिस्ट कंट्रीज होती हैं। ग्रे लिस्ट कंट्रीज भी वही होती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्या करती हैं, स्टेप्स लेती हैं। ठीक है, ब्लैक लिस्ट वाली कंट्री तो डायरेक्ट सपोर्ट करती है, खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। ग्रे लिस्ट वाली खुल्लम खुल्ला सपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन वहां पे टेररिस्ट फंडिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से बैन वगैरह नहीं लगाया जाता। जैसे पाकिस्तान को कई बार ग्रे लिस्ट में डाला गया है, अभी तो खैर वो ग्रे लिस्ट से बाहर है। तो इस समय क्या हो रहा है, एफएटीएफ की एक इवैल्यूएशन प्रोग्राम चल रहा है और उसके लिए भैया ऑफिसर्स का होना जरूरी है। तो सरकार ने कहा है कि भैया ईडी का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाने दिया जाए। एक तो छोटी सी न्यूज ये थी। बिल प्रपोजेस बर्थ कंट्रोल डिजिटलाइजेशन, तो सरकार ने एक नया यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें सरकार ने ये कहा है कि भैया जो भी बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों का तुरंत के तुरंत पैदा होते ही एक डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए उनके बर्थ सर्टिफिकेट का। और जब किसी की डेथ होती है तो उस समय पे भी डेथ का जो डेटा है वो तुरंत के तुरंत डिजिटल कर दिया जाए। और ये डेटा जाएगा सीधा सीधा सेंटर की सिविल रजिस्ट्री सिस्टम पोर्टल में, तुरंत अपडेट हो जाएगा और इसको शेयर किया जाएगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ। यानी कि इंडिया में जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं तुरंत के तुरंत उनकी जो जानकारी है वो सेंट्रल पोर्टल पे चली जाएगी। इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, अपनी ये डेट ऑफ बर्थ के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जॉब्स में, पासपोर्ट, आधार, वोटर एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, मैरिज, इन सारी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और अभी हमारा किसी का स्कूल में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम अलग होता है, जन्म पत्री में अलग होता है, हर जगह अलग अलग कई लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम लोग सीधा करेंगे, एक आपका डेटा बनाया जाएगा, जब आपका बर्थ होगा हॉस्पिटल से ही आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। उसके अलावा जिंदगी भर आपको कुछ भी करवाना हो, आधार करवाना हो, वोटर आईडी करवाना हो, कुछ भी अडॉप्शन लेना हो, सरोगेसी चाइल्ड, कुछ भी आपको फैसिलिटी लेनी है तो उसके लिए आपका यही एक सर्टिफिकेट चलेगा। तो बेसिकली ये है, इतनी सारी लिस्ट में अभी एक और लिस्ट में ये नाम आ गया है जो कि इस बिल ने इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया है। लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, इस बिल के बाद जो बच्चे पैदा होंगे ये उनके लिए है। पुराने वालों के लिए तो वही आधार, कॉलेज सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट जो है वही चलेगा। तो ये दो तीन छोटी छोटी न्यूज थी जो आज के न्यूज़पेपर के अंदर दी गई थी। अब बढ़ते हैं अपनी मेन न्यूज के ऊपर, जो कि आती है इसराइल से, ठीक है जी। और इसराइल के अंदर हुए हैं जुडिशियल रिफॉर्म और उसको लेके लोग सड़कों पे आ गए हैं। लेकिन ये रिफॉर्म्स नहीं है, ये बेसिकली जुडिशरी की पावर को कर्टेल करने का तरीका है। तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, ये एक राइट विंगर है, ठीक है। और भैया इनको पसंद नहीं है कि कोई इनके काम में टांग अड़ाए, खासकर जुडिशरी। और इसराइल के अंदर जुडिशरी बहुत पावरफुल है। जैसे हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होता है ना, ऐसे ही इसराइल के अंदर भी जुडिशियल रिव्यू होता है। लेकिन वहां का जुडिशियल रिव्यू हमारे वाले के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस तरह से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसराइल के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। वहां पे बेसिक लॉज होते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक तरह से, बेसिक लॉज होते हैं थोड़े बहुत। और इनके बेसिस पे वहां की जो जुडिशरी है वो सरकार की पॉलिसीज वगैरह को रिव्यू करती है। लेकिन ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है इसे कहते हैं रीजनेबलनेस बिल। ये क्या कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर को रिमूव कर रहा है, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसको रिमूव कर रहा है। समझ रहे हो इस बात को? तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन चीजें हैं भैया। जुडिशरी की पावर आपने खत्म कर दी, बचे कौन, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों एक ही हैं। तो इसका मतलब सरकार यहाँ पे क्या करेगी, उनके पास अनलिमिटेड पावर यहाँ पे आ सकती हैं। और इजराइल एक डेमोक्रेसी से एक ऑटोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप की तरफ जा सकता है। इसको लेके जो है लोग आ गए हैं सड़कों के ऊपर। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, उसके पास सिर्फ बेसिक लॉज होते हैं। इजराइल की जो पार्लियामेंट होती है वो वन चैम्बर है, उसे कहते हैं नेसेट। देखिए,
इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो डबल चैम्बर है। हमारे यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं। लेकिन अगर मान लो राज्यसभा नहीं होती, सिर्फ लोकसभा होती, लोकसभा में तो गवर्नमेंट की मेजोरिटी होती है, उस केस में गवर्नमेंट की पावर अनलिमिटेड हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी बिल पास करवा सकती है, क्योंकि लोकसभा में तो उनकी मेजोरिटी होती है। लेकिन ये डबल चैम्बर होने की वजह से इंडिया में ये सब नहीं हो पाता। लेकिन इसराइल में जो वहाँ की जो कांग्रेस है, पार्लियामेंट है, वो सिर्फ एक ही चैम्बर की है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादातर रहता है कानून बनाने में। इसीलिए वहां पे सुप्रीम कोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि वहां पे सरकार के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली बहुत जबरदस्त काम करता है इसराइल के अंदर। बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह के ऊपर नजर रखता है, वो सारी सारी चीजें। लेकिन जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया है, इसमें इन्होंने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन ओवरटर्न किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, और वो भी सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट की पावर को वहां पे खत्म किया जा रहा है, और इसीलिए लोग सड़कों पे आ गए हैं, वो मैंने आपको जैसे बता ही दिया। तो इसराइल कहीं ऑटोक्रेसी की तरफ ना चला जाए, इसराइल कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ ना चला जाए, तो वहां के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, वो सड़कों पे आ गए हैं। हालांकि जो राइट विंगर पार्टीज हैं, जो एक्स्ट्रा राइट विंग हैं, वो इसको सपोर्ट कर रही हैं। और होगा क्या, सरकार अपनी मर्जी से जिसको मर्जी कोई भी पोस्ट पे बैठा सकती है, क्योंकि जुडिशरी तो आपका कुछ उखाड़ नहीं सकती। ये यहाँ पे रीजन है। और यहाँ पे क्योंकि राइट विंग सरकार है, और राइट विंग जो सरकार वहां पे खासकर जो नेतन्याहू जी की सरकार है, वो हमेशा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के ऊपर बिलीव करती है। वेस्ट बैंक के अंदर इलीगल ऑक्यूपेशन करती है, गाजा स्ट्रिप के ऊपर कुछ ना कुछ करती रहती है। तो लोगों को ये भी डर लगता है अगर ये बिल पास हो गया, तो उनकी जो एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी। क्योंकि कोर्ट कई बार जो इलीगल ऑक्यूपेशन वगैरह की जाती है, कोर्ट उस डिसीजन को रिवर्स कर देता है। लेकिन फिर तो ये हो नहीं पाएगा। तो इस सब चीजों की वजह से इसराइल के अंदर जो है वो हो रहे हैं प्रोटेस्ट। ठीक है। तो इसराइल की जो डेमोक्रेसी और इलेक्शन है वो कैसे काम करता है। हमारे यहाँ पे जिस तरह से इलेक्शन होता है, वहां पे इस तरह से इलेक्शन नहीं होता है। वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम होता है। ठीक है। और जैसे कि मैंने को बताया, वहां पे वैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही चैम्बर होता है, दो चैम्बर नहीं होते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो किया जाता है। जुडिशरी काफी पावरफुल है, लेकिन वो तो आपने देख ही लिया इस बिल से जो हो रहा है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भैया जिसको जितनी वोट मिलेंगी उसका उतना ही रिप्रेजेंटेशन होगा। इंडिया में तो ऐसा नहीं है। इंडिया में तो जिसको 30% वोट मिल रही हैं, 35 मिल रही हैं, 40 मिल रही हैं, वो सरकार बना रहे हैं। जिसको बाकी वोट मिला उनका तो कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं है सच सरकार के अंदर। अपोजिशन में तो है, लेकिन सरकार में नहीं है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये होता है कि आपकी पार्टी को जितनी वोट मिलती हैं, ठीक है, आप उसके हिसाब से ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे भेज सकते हो। Any party gets seats in the legislation in the proportion to the votes polled by it. This allows even smaller parties with a very small support base to get representation. ऐसी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी जिनके पास 1%, 2%, 3%, 4% वोट शेयर होता है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये थोड़ा सा बेटर तरीके से काम करता है एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे ग्रुप्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। तो ये बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो इसराइल के सिस्टम काम करता है। अगर जुडिशरी की बात करें, तो आपने देख ही लिया कि वहां की जुडिशरी किस तरह से काम करते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां पे कोई ऐसा सच है नहीं, लेकिन वहां की जुडिशरी काफी इंडिपेंडेंट है, काफी इंडिपेंडेंट है। और वहां के जो जजेस वगैरह होते हैं, उसको कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन रिकमेंड करता है, एक कमेटी रिकमेंड करती है, जिस कमेटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, मेंबर ऑफ द बार होते हैं, और पब्लिक फिगर्स होते हैं। इंडिया में सिस्टम थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जज होते हैं। वो नाम को रिकमेंड करते हैं, और वो फिर गवर्नमेंट के पास जाता है, और गवर्नमेंट फिर उनको अपॉइंट करती है। मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वहां पे सिस्टम थोड़ा अलग है। वहां की कमेटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं, जो बार के मेंबर होते हैं, जो वकील वगैरह होते हैं, कुछ वो भी होते हैं, और पब्लिक फिगर्स भी होते हैं। थोड़ा सा अलग है। और वहां की अपॉइंटमेंट परमानेंट होती है। वहां पे ऐसा नहीं है कि 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो है 70 साल। ठीक है। और वो अपॉइंटमेंट आर परमानेंट, उनको आप नहीं हटा सकते हो। तो ये कुछ थोड़ा सा फर्क होता है वहां के और यहाँ में। ठीक है। तो कोर्ट सिस्टम इसराइल क्या है, स्पेशल कोर्ट होते हैं जिसके अंदर एक जज होता है, रिलीजियस कोर्ट होता है जिसके अंदर एक से लेकर 3 जज होते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है उसके अंदर एक जज होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक और 3 जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1, 3, 5 लार्जर अनइवन नंबर ऑफ जजेस। जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती हैं,
राइट? 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से वहां पे भी होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है एग्जाम के परस्पेक्टिव से एज सच। इंडिया का में जुडिशरी स्ट्रक्चर कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी से लिया है मैंने, टोटली एनसीईआरटी का ही मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है। एनसीईआरटी क्या कहती है इंडिया के जुडिशरी के बारे में? 11th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है ना, की पॉलिटिकल साइंस वाली है, उसका कंटेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। अब एग्जाम में अगर ये स्टेटमेंट आ जाए तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आएंगे। उनको लगेगा यार ऐसा तो नहीं होता, हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स भी हैं, लेकिन सब जुड़े हुए हैं। इट्स अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम एज पर एनसीईआरटी। दिस मीन्स दैट अनलाइक सम ऑफ अदर फेडरल कंट्रीज, जैसे अमेरिका हो गया फेडरल कंट्री है, उनकी तरह हमारा सिस्टम काम नहीं करता है। इंडिया डज नॉट हैव सेपरेट स्टेट कोर्ट्स। और यहाँ के जो स्टेट कोर्ट्स हैं उन, मतलब इंडिया में स्टेट कोर्ट है, ऑफ कोर्स हाई कोर्ट है, लेकिन हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट होती है वो हाई कोर्ट्स के ऊपर मैंडेटरी लागू होती है। इवन इंडिया में एक हाई कोर्ट की जजमेंट दूसरे हाई कोर्ट के ऊपर भी लागू होती है जब तक रिवर्स डिसीजन नहीं आता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम है। द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया इज पिरामिडल विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। एक पिरामिड की तरह काम करता है। फिर उसके नीचे हाई कोर्ट आते हैं, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे लोअर कोर्ट होते हैं वो हाई कोर्ट के डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस के अंदर काम करते हैं, जहाँ यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे नीचे वाले में। ठीक है, तो वी हैव सुप्रीम कोर्ट इंडिया, वी हैव हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वी हैव सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इस तरह का एक पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है इंडिया में। तो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं इंडिया में वो सभी कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, इसीलिए इसे इंटीग्रेटेड कहा गया है। एक जजमेंट दूसरे जजमेंट के ऊपर आप लागू कर सकते हो, दो और बाइंडिंग होते हैं। कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, यस। सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम सिस्टम है, जहां एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर जजेस को ट्रांसफर कर सकता है, इसका मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम है। यस, इवन सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट के केस को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यस, तो ये इन सारी चीजों की वजह से जो है इंडिया में इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ऐसे हमारे हाई कोर्ट के पास भी बहुत सारी पावर्स होती हैं। तो जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनकी अपील आप हाई कोर्ट के अंदर कर सकते हो, इसलिए ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इवन जो फंडामेंटल राइट को लेके जो रिट होती है वो हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है। यस, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट के जो केसेस हैं ये उनके साथ भी डील कर सकता है। इट एक्सरसाइज द सुपरिटेंडेंस एंड द कंट्रोल ओवर द कोर्ट्स। तो इंडिया में सारे कोर्ट आपस में जुड़े हुए हैं, कहीं भी आप अपील कर सकते हो, कहीं भी आप अपॉइंट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। इसीलिए ये एक पिरामिड की तरह काम करता है। ठीक है, जहां पे हमारे 3 लेवल पे कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबसे नीचे फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट आ गया। ठीक है, ये तो सिविल और क्रिमिनल नेचर के केस भी यहाँ पे कंसिडर हो सकते हैं और इनकी अपील वगैरह कर सकते हो। तो ये थोड़ा बनता है अपना यहाँ पे। ज्यूरिसडिक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये एक अलग से आपके में मैंने कंटेंट दिया है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ये होता है। जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, जैसे यूनियन और स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके वहां से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि भैया जैसे हाई कोर्ट के अंदर कोई मामला फंस गया, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया, उसकी आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट वगैरह के अंदर। ठीक है, उसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट भी कई बार एडवाइस वगैरह लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ी सी पावर होगी जुडिशरी वगैरह के बारे में। तो इस आर्टिकल में इतना ही था, काफी कंटेंट मैंने आपको दिया है। आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ोगे तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपके मन में आ जाएगी इस आर्टिकल के बारे में। तो यू शुड हैव दिस आइडिया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, ये टॉपिक पहले भी किया था हम लोगों ने, लेकिन तब ये पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ था। अब ये पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया है। लेकिन इस अमेंडमेंट बिल को समझने से पहले आपको थोड़ा चीज समझना पड़ेगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कानून होते हैं, आप उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, कुछ ऐड करते हो या कुछ रिमूव करते हो, ठीक है, उसे कहा जाता है अमेंडमेंट, यानी कि चेंज करना, ऑल्ट्रेशन करना। हमारे यहाँ पे जो है दो कानून है, एक है फॉरेस्ट एक्ट 1927 और दूसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। दोनों का पर्पस अलग अलग होता है। ठीक है, 1927 वाला जो फॉरेस्ट एक्ट है इसका बेसिक पर्पस होता है जो फॉरेस्ट रिसोर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द स्टेट गवर्नमेंट टू नोटिफाई एनी फॉरेस्ट लैंड
दे ओन एज द रिजर्व और द प्रोटेक्टेड एरिया। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, वो किसी भी लैंड को फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर सकता है और वहां की जो लोकल कम्युनिटीज है उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। लैंड राइट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं बेसिकली लोकल पॉपुलेशन को। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, देखिए यहाँ पे वर्ड में ही लिखा हुआ है कंजर्वेशन, ऊपर वाले में वर्ड में कंजर्वेशन तो नहीं है। तो कंजर्व क्यों करना है? क्योंकि डिफोरेस्टेशन हो रही है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लार्ज स्केल जो डिफोरेस्टेशन होती है उससे प्रिवेंट करता है। क्योंकि भैया डिफोरेस्टेशन होगा तो उसका तो नुकसान ही नुकसान है, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, और जो लोकल लोग वहां पे रहते हैं कल्चरली नुकसान है सबको। इसलिए हम लोगों ने इस एक्ट को पास किया था। 1980 का जो एक्ट है वो क्या कहता है? इट रिक्वायर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल फॉर एनी डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पस। अगर फॉरेस्ट लैंड को किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आपको मैंडेटरी लेना पड़ेगा, और उसके लिए कई सारी रिस्ट्रिक्शंस वहां पे लागू की गई हैं। लेकिन जो अभी कल फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास किया गया है उसमें इन कुछ प्रोविजंस को थोड़ा सा लूज कर दिया गया है और इनको ही मॉडिफाई किया गया है। तो क्या फीचर्स हैं इसके, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये यहाँ पे साफ साफ कुछ कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको सेपरेटली भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए बिल क्या कहता है। द बिल एग्जेम्प्ट सर्टेन टाइप ऑफ लैंड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। प्रोविजन ऑफ एक्ट क्या था कि आप फॉरेस्ट लैंड को अगर आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करते हो तो आपको मैंडेटरी प्रोविजन लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें कुछ एग्जेम्पशंस दे दी गई, जैसे कोई रेलवे लाइन बिछानी है, भैया रेलवे लाइन तो नॉन फॉरेस्ट पर्पस हो गया ना। कोई आपको सड़क निकालनी है, ये भी नॉन फॉरेस्ट पर्पस हो गया। इस तरह के पर्पस के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपको रेलवे लाइन बिछानी है आप बिछा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। State government require prior approval of the central government to assign forest land to any entity। अब मान ले, अब ये गवर्नमेंट एंटिटी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। किसी को टाटा बिरला अंबानी को अगर आपने कोई लैंड देनी है स्टेट गवर्नमेंट को, तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही ऐड कर दिए हैं, पहले यहाँ पे प्राइवेट ऐड नहीं था, ये प्रोविजन यहाँ पे ऐड कर दिया गया। गोदावरम मन जो जजमेंट आया था 1996 में, ठीक है, उसको भी यहाँ पे रिवर्स कर दिया गया है। और ये गोदावरम जो जजमेंट था वो क्या कहता था, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता था वाइड ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट को। ठीक है, देखिए जरूरी नहीं है कि सारे जंगलों को फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाता है लीगली। कुछ जंगल ऐसे भी होते हैं जो डिक्लेयर्ड नहीं होते हैं, ऐसे जंगलों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता था ये 1996 का जजमेंट। लेकिन इसको भी रिवर्स कर दिया गया है इस प्रपोजल के अंदर। दूसरी बात, अगर 100 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर के अंदर में अगर सरकार को कोई प्रोजेक्ट लेना है, कोई नेशनल हाईवे वहां से निकालना है, कोई पावर प्रोजेक्ट अगर वहां पे लगाना है, नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं चाहिए, सरकार उसको आराम से कर सकती है। अब इसकी वजह से है वहां पे काफी कंट्रोवर्सी, क्योंकि बहुत सारी जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वो ये कह रही है कि भैया 100 किलोमीटर में तो आप हमारा पूरा स्टेट ही कवर कर लोगे, आप जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो। तो इसीलिए कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो 1996 के जजमेंट को डाइल्यूट किया गया है इसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम तो वहां पे हुई ऑफ कोर्स। लेकिन इसे कुछ बेनिफिट भी है। इसके बेनिफिट ये हैं कि इसकी वजह से जो 2070 में हम लोगों को नेट जीरो अचीव करना है उसको हम लोग जल्दी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कहीं पे मान लो आपको फोरेस्टेशन करनी है, पेड़ पौधे लगाने हैं, कंजर्वेशन करना है, इन सब की चीजों में बहुत बार इधर उधर परमिशन लेना पड़ता है और जिसकी वजह से काम डिले हो जाता है। लेकिन अब सरकार ने क्या किया, बहुत फास्ट फॉरवर्ड काम कर दिया है। ठीक है, आप उसको जल्दी से जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। तो एक प्रोसेस जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे हो जाएगा। सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं बल्कि ईज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। तो वो जो बीच की हर्डल्स थी सरकार ने बेसिकली वो यहाँ पे हटा दी है। क्योंकि नॉन फॉरेस्ट पर्पस के अंदर आप प्लांटेशन भी कर सकते हो, और प्लांटेशन को भी सरकार मानती है कि वो भी एक कार्बन सिंक होता है। सिर्फ जंगल ही नहीं, प्लांटेशन भी कार्बन सिंक होता है। और अब नए एक्ट के तहत ज्यादा प्लांटेशन की जा सकती है। मतलब जंगल काटिए वहां पे आप प्लांटेशन करिए, तो प्लांटेशन से दोनों बेनिफिट हो रहे हैं, कार्बन सिंक भी हो रहा है और साथ के साथ कमर्शियल एक्टिविटी भी हो रही है, पैसा भी आ रहा है।
तो ये इसके अंदर ये किया गया। उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो सरकार ने कहा है कि भैया 100 किलोमीटर के अंदर लोग सड़कें वगैरह बना सकते हैं। तो जब इस तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटी होंगी बॉर्डर एरियाज़ में, तो कुछ जो है लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटी भी वहाँ पे आएँगी। तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी वहाँ पे ठीक-ठाक जनरेट होगा। ठीक है जी, तो ये थोड़ा इस आर्टिकल के बारे में था। फॉरेस्ट कवर होता क्या है? मतलब इसकी क्या डेफिनेशन होती है? फॉरेस्ट कवर को कहा जाता है कि भैया ऐसी कोई भी लैंड जो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है, ठीक है? और जहाँ पे टी कैनोपी वो जो है 10% से ज़्यादा होती है, तो उसे हम लोग फॉरेस्ट कवर मानते हैं। कैनोपी समझते हो? कैनोपी का मतलब होता है जैसे हमारा कोई पेड़ होता है, तो ये पेड़ कितने एरिया के अंदर आता है, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड कैनोपी। मतलब इसको अगर ऊपर से देखते हो, तो ये कैनोपी हो गई। मुकुट बोलते हैं वैसे कैनोपी को, ठीक है? आप हेलीकॉप्टर से या जैसे भी देखते हो सैटेलाइट से, अगर 10% लैंड है, मतलब यहाँ पे 10 एकड़ की ज़मीन है और उसके अंदर अगर 1 एकड़ जो है वो पेड़-पौधों से कवर है, तो उसे हम लोग फॉरेस्ट कवर मानते हैं, एज़ पर डेफिनिशन, लीगल डेफिनिशन। ठीक है जी, चलिए। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में। तो अभी पार्लियामेंट के अंदर जो मॉनसून सेशन चल रहा है, इसमें सरकार ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं, जिसमें सरकार ने ये कहा है कि भैया इंडिया में पिछले 5 साल से मैनुअल स्कैवेंजिंग से किसी की भी डेथ नहीं हुई है। हालाँकि जो सीवरेज की क्लीनिंग की जाती है, जो सेप्टिक टैंक्स की क्लीनिंग की जाती है, उससे 330 लोगों की डेथ हुई है। मैनुअल स्कैवेंजिंग से नहीं हुई है, सीवरेज की क्लीनिंग से हुई है, क्योंकि दोनों यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें होती हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब ये होता है कि जो लोग ओपन पिट्स के अंदर या ड्राई लैट्रिन्स जो होती हैं, उनको क्लीन करते हैं अपने हाथों के साथ या सड़कों पे जो एक्सक्रीटा वगैरह उसको साफ करते हैं, उसे मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाता है। सेप्टिक टैंक की टी क्लीनिंग जो है वो थोड़ी-सी अलग होती है। ठीक है जी। 530 डिस्ट्रिक्ट्स को इंडिया में पूरी तरह से मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। 100% of the district in the state such as बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु को फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग डिक्लेयर किया गया है। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर, मणिपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी बची हुई है जहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सबसे ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजर्स पाए गए हैं एज पर डेटा विच वाज कलेक्टेड इन 2018। ठीक है जी। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो 90% मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं इंडिया में वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। राइट? और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, फिर एक सरकार ने एक स्कीम चलाई जिसे कहा गया नमस्ते स्कीम। नमस्ते का मतलब होता है नेशनल एक्शन प्लान फॉर द मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। देखिए इसके वर्ड के ऊपर फोकस करिए, मैकेनाइज्ड। मैकेनाइज्ड मतलब जहां पे मशीनों का यूज किया जाता है। तो आप भैया हाथों का यूज मत करिए, आपको इक्विपमेंट दिए जाएंगे, आप उनका यूज करिए। आप अगर सेप्टिक टैंक में नीचे उतरते हो, सीवरेज प्लांट में अगर नीचे उतरते हो, तो मास्क पहन के जाइए। स्पेशल मास्क आपको दिए जाएंगे, स्पेशल ग्लव्स आपको दिए जाएंगे, स्पेशल शूज आपको दिए जाएंगे, जिससे ये जो सेप्टिक टैंक क्लीनिंग होती है, सीवरेज वगैरह क्लीनिंग होती है, वो बेटर तरीके से हो सके और आपकी हेल्थ के ऊपर भी डेंजर ना आए। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का एक जॉइंट वेंचर है बेसिकली। ठीक है, और इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा 2022 से लेके 2026 तक अक्रॉस 500 सिटीज एंड द टाउनशिप इन इंडिया। और वो जो मशीनें वगैरह जो है वो भी सरकार के द्वारा शॉर्टलिस्ट की गई हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह को शॉर्टलिस्ट किया गया है। जो सफाई मित्र है बेसिकली, ये जैसे यहाँ पे पर्सन दिख रहा है आपको, ये सफाई मित्र है। इनकी सेफ्टी के लिए जो है ये मशीनें वगैरह वहाँ पे दी जाएँगी और इसके लिए एक एप्लीकेशन वगैरह भी उन्होंने किया है। आप वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? स्किल डेवलपमेंट वगैरह, ट्रेनिंग डेवलपमेंट वगैरह वो सब नमस्ते के अंदर किया जाएगा। बेसिकली पर्पज़ वही है घुमा-फिरा के कि जो लोग सीवरेज की क्लीनिंग करते हैं या फिर सेप्टिक टैंक की क्लीनिंग करते हैं, उनको हज़ार्ड नहीं होना चाहिए। यानी उनकी हेल्थ को जो है प्रिजर्व रखना है। इसके लिए उनको लोग ग्लव्स वगैरह वो सब यहाँ पे दिया जाएगा एज़ पर नमस्ते स्कीम। लेकिन मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके और भी कई सारे प्रोविज़न हमारे यहाँ पे हैं। जैसे हमारे पास 1993 के अंदर एक्ट है, मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन। इसके अंदर ड्राई लैट्रिन को कंस्ट्रक्ट करना प्रोहिबिट किया गया है। सोच के देखिए 1993, कितने साल हो गए हैं। लेकिन आज भी इंडिया में ड्राई लैट्रिन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आज भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। उसके अलावा मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 है, जिसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग को इंडिया में पूरी तरह से बैन किया गया है। इसको भी 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग कहीं न कहीं चल ही रही है। एज़ पर दिस एक्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम द पब्लिक स्ट्रीट्स एंड ड्राई लैट्रिन्स, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स, गटर्स एंड द सीवर्स। इसे कहा गया है मैनुअल स्कैवेंजिंग। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी मैनुअल स्कैवेंजिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है।
रिमूवल ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीमेंट, यानी कि जो हमारा वेस्ट होता है, आप लोग पोटी करते हैं, उसको पब्लिक स्ट्रीट से साफ करना या ड्राई लैट्रिन से साफ करना, सेप्टिक टैंक को क्लीन करना या गटर्स वगैरह को साफ करना, ये तीनों मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंदर आती हैं एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। सफाई कर्मचारी आंदोलन जो है, इसका कहना है कि इंडिया में लगभग 1.2 मिलियन, मतलब 12 लाख के लगभग लोग जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्टिविटी के अंदर आते हैं। लेकिन सरकार ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए हैं। जैसे ये 2013 का एक्ट तो हम लोगों ने देख ही लिया। प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर भी इसको लेकर प्रोविजंस हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसके अंदर भी इसके प्रोविजंस हैं। 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि भैया अगर कोई भी आदमी सेप्टिक टैंक को साफ करते हुए, सीवरेज को साफ करते डेथ हो जाती है, उसके 10 लाख रुपए दिया जाए कंपनसेशन के तौर पे, और वो दिया भी जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो है नेशनल कमीशन फॉर द सफाई कर्मचारी भी है। ठीक है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसे 1993 के एक्ट के तहत ही बनाया गया था। तो जो सफाई कर्मचारी जो होते हैं, उनकी सेफगार्ड के लिए, उनके जो अधिकारों के लिए ये काम करता है, राइट? उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के अंदर प्रोविजन है। उसके अलावा हमारे पास जो अमृत है, अटल मिशन फॉर द रिजुविनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर भी जो 500 सिटीज हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, वो इस तरह से होगा कि प्रॉपर सीवरेज ट्रीटमेंट वगैरह वहां पे किया जा सकता है। तो दीज आर द सम ऑफ द स्टेप्स जो सरकार ने लिए हैं फॉर द मैनुअल स्कैवेंजिंग। कुछ डायरेक्ट इन्वॉल्व है, कुछ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पे, जो बात करता है मेजरिंग द वेलबींग ऑफ इंडिया। अब ये ना बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है कि वेलबींग का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या वेलबींग का मतलब सिर्फ पैसा होता है? जिस आदमी के पास पैसा होगा तो क्या वो खुश रहेगा? क्या उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी? तो वेलबींग मतलब उसका जो आदमी की जो लाइफ है, क्या वो अपनी लाइफ से कितना सेटिस्फाइड है, मतलब आप वेलबींग को इस चीज से मेजर कर सकते हो। तो ये वेल जो लाइफ की सेटिस्फेक्शन है, क्या ये पैसे के साथ जुड़ी हुई है? अगर जुड़ी हुई है, तो कितनी जुड़ी हुई है? ये भी बड़ा सवाल है। क्या जितना पैसा आपके पास आता रहेगा आप उतने खुश होते चले जाओगे, या एक टाइम के बाद आपकी जो हैप्पीनेस है वो कम हो जाती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत सारी रिसर्च का ये कहना है कि अगर आप एक ग्राफ बनाएं, इस ग्राफ में एक तरफ अगर आप सेटिस्फेक्शन और दूसरी तरफ अगर आप मनी को इन्वॉल्व करें, तो धीरे धीरे मनी और सेटिस्फेक्शन जो है वो इस तरह से चलता है, इस तरह से चलता है। यानी कि पैसा जब आएगा तो सेटिस्फेक्शन का लेवल भी बढ़ता रहता है, आप इसे वेलबींग भी कह सकते हो। लेकिन इन्होंने ये कहा कि एक लेवल के बाद आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, और कई सारे केस में इवन कम भी हो जाता है। मतलब, और ये इट इज अराउंड $73,000 पर ईयर। इसके बाद आपके पास अगर पैसा आता है ना, तो आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ती है। भाई सीधी सी बात है, घर आपने ले लिया, गाड़ी आपने ले ली, अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, मौज कर रहे हो, सारी चीजें आपके पास हैं, तो खुशी मिल गई ना आपको। अब आपको जितना पैसा आप लोगे, सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा बहुत सारे रिसर्च के अंदर कहा गया, हालांकि इसके अंदर बहुत सारी डिबेट डिस्कशन चलती हैं, बट ये भी एक रिसर्च है। तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है दैट इज 6.1%। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड एज वेल। लेकिन अभी भी इंडिया में कई सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे चिंता करने की जरूरत है। प्राइवेट कंजम्पशन इंडिया में कम हो रहा है, हाई इन्फ्लेशन रेट है, और इन्फ्लेशन की मार किसके ऊपर पड़ती है? गरीब के आदमी के ऊपर पड़ती है। अमीर आदमी तो इन्फ्लेशन से काम चला लेता है भाई, वो तो 300 रुपए किलो वाला टमाटर भी खरीद लेगा, अमीर आदमी तो खरीद लेगा, गरीब आदमी तो बेचारा 20 वाला भी नहीं खरीद पाता है। तो गरीब आदमी जिसके पास वैले ही वेलबींग नहीं है, इन्फ्लेशन की वजह से और ज्यादा वो पॉवर्टी में चला जाता है। राइज इन पॉवर्टी, ये भी इंडिया में बढ़ रही है। इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी, अमीर लोगों के पास पैसा ही आता जा रहा है, गरीब लोगों के हाथ से पैसा छूटता चला जा रहा है। ये समस्याएं हैं हमारे यहाँ पे। तो इसीलिए अमर्त्य सेन जी ने और ओंगस डीटन, ये बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल लॉरिएट हैं दोनों, इन्होंने ये कहा कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, इनकम इज अ नैरो मेजर ऑफ द वेलबींग। हमें इनकम से ऊपर उठना पड़ेगा अगर किसी इंसान की वेलबींग को आपने मेजर करना है तो लाइफ सेटिस्फेक्शन मतलब वेलबींग और इनकम, इसके बीच में बहुत सारे रिसर्च हो चुकी हैं। गैलप वर्ल्ड पोल, GWP सर्वे, इन्होंने कई सारी चीजें बोली है। इन्होंने ये कहा है दैट ग्रोथ ऑफ इनकम हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द लाइफ सेटिस्फेक्शन।
आपकी जैसे-जैसे इनकम ग्रोथ होती रहती है, आपकी लाइफ सैटिस्फैक्शन जो है एक लेवल के बाद कम हो जाती है। एक थ्रेशोल्ड इनकम ऐसी होती है जैसे $73,000 की बात यहाँ पे आप करिए, अगर वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से करिए, इंडिया के हिसाब से तो भाई बहुत ज़्यादा है, 73,000 डॉलर पर ईयर, है ना? लेकिन आप अमेरिका वगैरह और उनकी बात कर सकते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ के बाद। इन्होंने कहा कि थ्रेशोल्ड इनकम, जैसे मान लो आप इंडिया में मान लीजिए अगर आप बोलें, देखिए वैसे सबके लिए अलग-अलग हो सकता है, लेकिन अब अगर इंडिया में माने 70,000 रुपीज़ पर मंथ अगर आप मान के चलें, तो ये एक ऐसा थ्रेशोल्ड हो सकता है कि यहाँ तक आपकी सारी ज़रूरतें लगभग पूरी हो जाती हैं, ठीक है? डिसेंट सी आपकी बेसिक फिज़िकल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं। इसके बाद अगर आपको पैसा मिलता है 1 लाख, 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, सैटिस्फैक्शन का लेवल थोड़ा डाउन चला जाता है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ सैटिस्फैक्शन कम हो जाती है, लेकिन जो ग्रोथ हो रही थी सैटिस्फैक्शन लेवल पे, वो उतनी नहीं रहती। मोबाइल आपको अच्छा मिल रहा है, घर में आप अच्छे में रह रहे हो, फोर व्हीलर भी आपके पास हो जाता है, आप अच्छी एक एजुकेशन ले रहे हो, वहाँ तक आप खुश रहते हो। उसके बाद जो है खुश आप रहते हो लेकिन स्टैग्नेंट हो जाता है, ठीक है? एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद, ऐसे इन्होंने कहा। तो इनका यही कहना है कि थ्रेशोल्ड इनकम इफेक्ट बियॉन्ड व्हिच इंक्रीज इन द इनकम डू नॉट मैटर। एक टाइम के बाद इनकम मैटर नहीं करती है, उसके बाद फिर आपको लाइफ में कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पे जाके देखें, तो एक चीज ऐसी होती है जो कि आपकी वेलबींग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, वो होती है ट्रस्ट इन गवर्नेंस। अगर भैया आपके देश में लार्ज स्केल इन्फ्लेशन है, राइट, आपके देश में लार्ज स्केल करप्शन है, तो फिर आप सेटिस्फाइड नहीं। आपके देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो फिर आप सेटिस्फाइड नहीं, ठीक है? और क्या कहता है, कहता है कि इफ सिटीजन एक्सपेक्टेशन राइज फास्टर देन द एक्चुअल परफॉर्मेंस द गवर्नमेंट ट्रस्ट एंड द सेटिस्फेक्शन कुड डिक्लाइन। लोग सरकार से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार काम कर रही है लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं कर रही है। लोगों को सरकार से ये उम्मीद थी कि काला धन वापिस आएगा, सारे का सारा काला धन वापिस आएगा 100%, लेकिन आया सिर्फ 20%। तो जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं, अचीवमेंट कम होती है सरकार की, तो लोगों का ट्रस्ट डिक्लाइन होना कम हो जाता है और ओवरऑल नेशनल सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। तो पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो मिलना बंद हो जाता है सरकार को अगर उसकी परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से काम नहीं है। तो सर्विस डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है? अब मान लें आपको पासपोर्ट बनवाना है, आपको जन्म पत्री बनवानी है, आपको वोटर आईडी बनवाना है, आधार आईडी बनवानी है, कुछ भी आपको करवाना है। अगर उसके अंदर करप्शन होगा, ब्राइब होगा, तो ये जो सर्विस डिलीवरी है, उसके अंदर तो लोगों का ट्रस्ट कम हो जाएगा। अब मान लो पासपोर्ट की जो डेट है वो 45 डेज़ है, आपको 45 डेज़ के अंदर मिल जाना चाहिए। लेकिन पासपोर्ट बनने में अगर 6 महीने लग रहे हैं, तो इट्स अ पुअर सर्विस डिलीवरी और इसकी वजह से सरकार के अंदर आपका ट्रस्ट कम हो जाता है। यस, तो ये कुछ चीज़ें जो है इसके अंदर बताई गई हैं दैट इनकम पर कैपिटा एंड इट्स ग्रोथ, ट्रस्ट इन द गवर्नेंस इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट फैक्टर। लेकिन जो ट्रस्ट है, जो वेल-बीइंग है, वो कई सारे फैक्टर के ऊपर काम करती है। जैसे ऐज, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, रूरल और अर्बन, आप कहाँ पे रह रहे हो। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो सैटिस्फैक्शन यानी कि वेल-बीइंग और ऐज है, उसके बीच में नेगेटिव रिलेशन। जैसे-जैसे लोगों की ऐज बढ़ती है, वो कम सैटिस्फाइड होते हैं, ऐसा इसके अंदर कहा गया। जैसे अमंग दोज़ थ्राइविंग, तो 3 लेवल पे मेज़र किया जा सकता है वेल-बीइंग को, जिसमें सबसे बढ़िया केस होता है थ्राइविंग, ठीक है? ग्रीफ, सफरिंग, स्ट्रगलिंग और थ्राइविंग। क्या आप अपनी लाइफ में सफर कर रहे हो? क्या आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है? क्या आपकी लाइफ थ्राइव कर रही है, मौज-मस्ती में हो? देखिए तीनों चीज़ें अलग हैं। सफर मतलब सिर्फ दुःख ही दुःख है। स्ट्रगलिंग मतलब काम चल रहा है, लेकिन लाइफ स्ट्रगलिंग है। थ्राइविंग मतलब कोई टेंशन नहीं है। तो जो लोग 55 साल या उससे ज़्यादा के हैं, सिर्फ और सिर्फ 9% लोगों ने ये कहा कि वो थ्राइव कर रहे हैं। जबकि जो लोग यंग हैं, 25 से 45 की एज के बीच में हैं, वो लोग कहते हैं कि वो 43% लोग कहते हैं वो थ्राइव कर रहे हैं। इसका मतलब यंग लोगों के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है। यंग लोग जो है ज़्यादा सैटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं एज़ पर ओल्ड पीपल। ऐसा जो है इसका यहाँ पे मानना है। उसके अलावा माइनॉरिटीज़ की अगर बात करें, हिंदूज़ के अंदर जो है सैटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा-सा ज़्यादा नज़र आता है। तो 2019 में 85% था, लेकिन इट इज़ 89% इन इन द लेटेस्ट सर्वे।
मुस्लिम्स के अंदर जो है थोड़ा गिरा है, पहले इट वाज़ ओनली 77%, नाउ दिस इज़ ओनली 2.3%। अगर आप कास्ट के बेसिस पे देखें तो जो लोअर कास्ट है वो कम सैटिस्फैक्शन है, लेकिन ज़्या उनको जो है ज़्यादा है, जो कि हायर कास्ट है। ये इसके अंदर कुछ कहा गया है। इसके कुछ पीछे कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे जिसके अंदर बताया गया है मॉब लिंचिंग, कैटल ट्रेडर्स को लेकर जो मारा जाता है, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन किया गया है, सोशल मीडिया को पर सप्रेस किया जाता है, इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वगैरह वो सारी चीजें हुई। इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ, एक जो माइनॉरिटीज हैं, जो लोअर कास्ट हैं, उनका जो है ट्रस्ट कम हुआ है सरकार के ऊपर। ठीक है, और इसकी वजह से जो है एक नेशनल जो सैटिस्फैक्शन है, वेल बीइंग वो कम होती है। माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक होना, जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक होना, है ना? एनकाउंटर किलिंग होना, हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के अंदर ट्रस्ट कम करती हैं। और जब गवर्नमेंट के अंदर ट्रस्ट कम हो जाता है ना, तो सैटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाता है और वेल बीइंग भी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। ये थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर बताया गया है। तो बेसिकली जो स गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सैटिस्फैक्शन के अंदर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें जैसे एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम, ये 3 चीज़ें मेज़र की जाती हैं। यहाँ पे भी इंडिया का रैंक काफ़ी लो है, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन जो है वो हमारी वेल-बीइंग को इम्पैक्ट करता है। और यहाँ पे हमारा काफ़ी खराब हालत है भैया, है ना? आप देखेंगे एचडीआई इंडेक्स जो है इंडिया का 131st था 2020 के अंदर, तो बहुत पीछे हैं हम लोग अभी तो। इनकम इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, जेंडर इनइक्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो जिसकी वजह से आम जो आदमी है, वो उसकी जो वेल-बीइंग है वो डैमेज होती है। ऐसे ही अगर आप हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर भी देखें, इंडिया का रैंक तो काफ़ी बुरा ही है भैया यहाँ पे भी, राइट? तो मतलब जैसे हमारा रैंक जो है वो 136 है, काफ़ी पीछे हैं, जबकि फ़िनलैंड को देखिए, डेनमार्क को देखिए, हर साल फर्स्ट नंबर पे रहते हैं, सेकंड नंबर पे रहते हैं। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि हेल्दी लाइफ़ लोग नहीं जी रहे हैं, लोगों को अपनी चॉइस करने की फ्रीडम नहीं है, ठीक है? करप्शन काफ़ी ज़्यादा है समाज में, इनकम इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, राइट? और पर कैपिटा जो रियल इनकम है वो भी इंक्रीज़ नहीं हो रही है लोगों की, सोशल सपोर्ट काफ़ी कम है। इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वेल बीइंग के लेवल पे जो है इंडिया थोड़ा-सा डाउन चला जाता है। तो जैसा कि इस आर्टिकल के अंदर बताने की कोशिश की गई है। ये थोड़ा-सा आपको इसमें समझ में आना चाहिए। आई थिंक आज के लिए काफ़ी हम लोगों ने कर लिया है। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, अगर आपका मन करे तो आप इनको भी पढ़ सकते हो। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।